हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे कूलम्ब्स लॉ के रिलेटेड। तो ये उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है। आज कुछ बढ़िया वाले सवाल होंगे, कल तो बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर। तो डायग्राम बना लेते हैं। दो पॉइंट चार्जेस है, मान लो Q और Q, जिनके बीच में डिस्टेंस कितना है, R। तो और जो फोर्स क्या है, F। At what distance will these charges experience the same force in the medium of dielectric constant K? ठीक है, इसको मान लो F1। यही दोनों चार्ज, अगर ये डिस्टेंस R1 है तो R2 पे भी उतना ही फोर्स लगना चाहिए, जबकि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि होगा K। पहले समझो इसको। यहां पे बता रहा है वो F1 बराबर है F2 के। ठीक, F1 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो इस केस में क्या है, Q1 और Q2 दोनों ही Q है, तो दैट इज R1 का स्क्वायर। ठीक, यहां पे फोर्स F2 क्या होगा, 1/4 पाई, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहा है ना के, तो के क्या होगा, के एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई R2 का स्क्वायर। अगर मैं ये रेशो ले लूं F1/F2, तो ये क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई R1 का स्क्वायर इंटू ये वाला रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अलग, मतलब यहां पे लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाई क्या था, 1 इंटू R2 स्क्वायर बाई क्यू। देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, क्यू क्यू से क्यू क्यू कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, F1 से F2 कैंसिल क्योंकि दोनों बराबर हैं। अभी जो बचा वो क्या है, वो ये है, 1/1 इज इक्वल्स टू, तो यहां पे क्या बचा है न्यूमरेटर में, के R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में सिर्फ बचा है R1 का स्क्वायर। तो ये इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, R2 को यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा, R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर बराबर है K/1 के। अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग, तो ये क्या आ जाएगा, R1/R2 बराबर है किसके, √K के। ठीक है, तो मतलब जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम यूज, मतलब बेसिकली जो नया वाला R है वो किसके बराबर होगा, R2 √K इंटू R1 के बराबर होना चाहिए। सिंपल सा है। F1 कंसिडर किया, F2 कंसिडर किया, उनका रेशियो अगर आप ले लोगे तो आपको R2 की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि है √K इंटू R1। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A force is acting between the charged particles at some distance apart in vacuum. If the brass rod is placed between these two charges, how does the force change? ब्रॉस रॉड, ये क्या होती है, मेटल। हम बोलते हैं कि F मीडियम इज इक्वल्स टू F एयर डिवाइडेड बाई K। यहां पे F एयर कुछ है, लेकिन K की वैल्यू क्या है, इंफिनिटी। तो जो फोर्स आएगा वो क्या होगा, 0। तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू 0।
चलो अगला वाला। Two particles each having mass 5 gram and a charge 1 into 10 raised to minus 7। मान लो एक बॉडी है और एक, तो इनका जो वेट है 5 5 ग्राम है, और इनके ऊपर जो चार्ज है 1 into 10 raised to minus 7 को हम 10 raised to minus 7 भी तो लिख सकते हैं। ठीक। और इनके बीच में सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर, जिसको आप 0.1 मीटर भी कंसिडर कर लोगे। अब क्या बताना है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स एंड द टेबल इज सेम, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से स्टार्ट करते हैं। एफ ई, ये क्या होगा, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये कितना होगा, 9 into 10 raised to 9 इंटू Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं, मतलब 10 raised to minus 7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.1 का होल स्क्वायर। दिस इक्वल्स टू 9 into 10 raised to 9 इंटू 10 raised to minus 14 डिवाइडेड बाई 0.1 का होल स्क्वायर 0.01 होगा, उसको हम लिख सकते हैं 10 raised to minus 2। इसको क्या लिखेंगे, 9 इंटू, देखो यहाँ पे 9 है, ये -2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, ऊपर -14 है, 7 - 14 क्या हो जाएगा, -3। ये आ गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्या पता करना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू n, म्यू n। सो व्हाट इज n देयर, m इंटू g। m कितना है बेटा, व्हाट इज द मास, 5 ग्राम्स। 5 ग्राम्स को क्या लिखते हैं, 5 into 10 raised to minus 3। जी की वैल्यू कितनी है, 9.8। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 4.9 इंटू 10 raised to minus 2। क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 49। 49 इंटू 10 raised to minus 3 लिख दो, या 4.9 इंटू 10 raised to minus 2 लिख दो, दोनों सेम है। अब यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, हमें पता करना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ए जो एफ ई था, ये फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है। एफ ई का फोर्स कितना है, 9 into 10 raised to minus 3। हमें म्यू नहीं पता, लेकिन एन पता है कितना, 4.9 इंटू 10 raised to minus 2। -2 से ये कट गया, यहाँ पे -1 बचा, तो ये बन गया 9/10, 4.9 म्यू। तो 4.9 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो म्यू इज इक्वल्स टू 9/49। तो ये अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं इसको 10/50, जो कि है 0.2 के बराबर। तो ऑप्शन से आंसर निकल जाएगा। अगर अप्रोक्सीमेशन सही ढंग से करना है तो डिनोमिनेटर थोड़ा छोटा था, न्यूमरेटर 10 जो हमने कंसिडर किया 10 से छोटा है, तो मतलब ये वाली 0.2 से थोड़ी छोटी आएगी, जैसे कि 0.8 या अप्रोक्सीमेटली 0.19। तो बेसिकली हमने क्या किया, एफ ई कैलकुलेट किया, एफ ई को इक्वेट किया म्यू एन से, म्यू निकाला, दैट इज एफ ई बाई एन, जो कि एन की वैल्यू क्या थी, एम जी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अ ब्लॉक of charge q1 is fixed and the second block of mass m and charge q2 is allowed to move freely on the floor. Find out the range for q2 which is at rest। देखो,
मान लो ये चार्ज है Q1 जो कि फिक्स्ड है, और एक चार्ज Q2 है दैट इज फ्री टू मूव। हमें रेंज पता करना है। यहां पे हम लोग मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दोनों के कॉन्सेप्ट्स को साथ में लेके चल रहे हैं। जैसे कि मैंने ये टॉपिक स्टार्ट होते ही मैंने एक चीज आपको बताई थी कि मैकेनिक्स बार बार यहाँ पे आता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले निकालो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स। वो क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। डिस्टेंस को अगर मैंने R माना तो ये बन जाएगा R²। और जो भी फ्रिक्शनल फोर्स F अगर उसको मानो तो ये क्या बन जाएगा? म्यू एन। तो एन की वैल्यू क्या होगी? mg। ठीक है, फाइंड आउट द रेंज Q2 फॉर विच इट इज एट रेस्ट। अगर ये रेस्ट पर है, अगर ये रेस्ट पर है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। मतलब बेसिकली फॉर rest, for the charge to be at rest, Fe should be lesser than or equal to Ff। अब इक्वेट करो। व्हाट इज Fe? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R², लेस देन और इक्वल टू म्यू एम जी। ठीक है, हमें पता क्या करना है? फाइंड आउट द रेंज ऑफ Q2। हमें पता करना है Q2। Q2 को अगर मैंने ऐसे ही रखा लेस देन और इक्वल टू म्यू, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गया ऊपर, ये म्यू एम जी है ही ऊपर, ये R² भी गया ऊपर, होल डिवाइडेड बाई दिस Q1 विल कम टू द डिनोमिनेटर। तो ये जो वैल्यू है इस रेंज में Q2 को होना चाहिए अगर वो रेस्ट पे रहना चाहता है तो। बहुत सिंपल था, देखो इतना ही करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला बेटा, फिर फ्रिक्शनल फोर्स निकाला। हमें ये कंडीशन कंसिडर करें जब तक रेस्ट पर है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से कम होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से बढ़ गया तो चार्ज मूव होने लग जाएगा। जैसे जमीन पे एक फ्लोर पे एक कोई बॉक्स है, इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है, अगर उससे कम आप फोर्स लगा रहे हो तो ये मूव नहीं होगा। जब इससे थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाओगे तभी तो मूव होगा। हमें कंडीशन चाहिए थी ये रेस्ट पर हो। जब ये रेस्ट पर होगा तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसकी वजह से मूवमेंट होने वाला है, रिपल्शन होने वाला है, वो फ्रिक्शन से थोड़ा कम होना चाहिए। ठीक है, चलो और एक बड़े वाला सवाल करते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग अ चार्ज Q1 revolving around a fixed charge minus Q2। ओके, पहले सर्कल ड्रॉ करो। अ पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग अ चार्ज Q1। तो एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है? m, चार्ज Q1 इज रिवॉल्विंग अराउंड अब चार्ज Q2। सेंटर में क्या है? -Q2। ये रेडियस हो गया बेटा R। ठीक है, यहाँ पे ये देखते ही हमें एक चीज समझ जानी चाहिए। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो भी है चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये किसके बराबर होना चाहिए? सेंट्रीपीटल फोर्स के बराबर। सर्कल देखते ही आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। तो व्हाट इज that is Fe is equals to centripetal force. What is Fe? 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. What is centripetal force? Mv square by
आर। ठीक है, कुछ कैंसिल हो जाएगा, हाँ आर से आर कट गया। अगर मैं वी स्क्वेयर इक्वेट करूं तो ये क्या आ जाएगा, एम डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही, Q1 Q2 ऐसे ही, ये R के साथ ये M मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा MR। ठीक, अगर चाहिए आपको V, तो दिस विल बी अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by MR। आपको मिल गई वेलोसिटी। ठीक है, कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन एंड स्पीड। स्पीड तो आ गई, अब टाइम पीरियड पता करना है। इसको थोड़ा साइड पे कर लो। हाँ, सो व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम इज इक्वल टू सर्कुलर ऑर्बिट है, जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सरकमफेरेंस होगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड ही तो होता है। सरकमफेरेंस डिस्टेंस है, स्पीड हमने कैलकुलेट कर ली है। सो व्हाट इज द सरकमफेरेंस? 2 पाई आर। स्पीड जो हमने कैलकुलेट की थी वो क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by MR। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, T इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MR डिवाइडेड बाई Q1 Q2 डिवाइडेड बाई Q1 Q2। अगर से चांसेस हैं कि ये ऑप्शन में होगा, अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो इसका मॉडिफाइड फॉर्म कुछ ऐसा बनेगा। देखो बेटा, 2 अगर स्क्वायर के अंदर जाएगा तो 2 स्क्वायर बन के जाएगा, दैट इज 4। पाई जाएगा, पाई स्क्वायर बन के जाएगा, आर जाएगा, आर स्क्वायर बन के जाएगा। तो ये वाला 4 और ये वाला 4 मिलके क्या बन जाएंगे, 16। ये वाला पाई स्क्वायर और ये वाला पाई मिलके क्या बन जाएंगे, पाई क्यूब। एप्सिलॉन नॉट एम, ये वाला आर स्क्वायर और ये वाला आर मिलके क्या बन जाएंगे, आर क्यूब डिवाइडेड बाई Q1 Q2। ये अल्टरनेटिव फॉर्म है, या तो ये होगा ऑप्शन में या फिर ये होगा। इक्वेशंस देखने में कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन जो फ्लो है वो तो बहुत ही सिंपल है। बस इतना करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमें बस इक्वेट करना है सेंट्रीपिटल फोर्स से, तो आपको स्पीड मिल जाएगी। तो टाइम कैलकुलेट करना है तो सरकमफेरेंस बाय स्पीड, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। टू इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर्स ए एंड बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, दोनों के ऊपर चार्ज सेम है, क्यू क्यू। Repel each other with a force of 2 into 10 raised to minus 5. Repel each other with a force of 2 into 10 raised to minus 5. तो F की वैल्यू क्या है, 2 into 10 raised to minus 5 है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। Another identical charged sphere, uncharged sphere is touched to B and at the midpoint of the line joining of AB। ये एक अनचार्ज स्फीयर हम लोग सी ला रहे हैं बी को टच करके, बी को टच करेंगे, बी का आधा चार्ज सी पे जाएगा, मतलब सी पे चार्ज है Q/2 और बी पे भी चार्ज है Q/2। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या पता करना है, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन सी। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन सी, पहले इन दोनों का पता करते हैं। ठीक है, अगर दोनों पे पहले स्टार्टिंग में पहला कंडीशन क्या था, ये था बी, दोनों पे चार्ज क्यू था। ठीक है, दोनों पे अगर चार्ज क्यू है
फोर्स कितना था 2 इंटू 10⁻⁵। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q Q बाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁵। अब एफ ए सी अगर हमने निकाला, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी और फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए बोथ विल बी सेम, एफ ए सी हमने निकाला तो क्या बन जाएगा 1/4πε0, 1/4πε0। Q1 है Q, Q2 है Q/2 बाई, अगर टोटल डिस्टेंस R था, ए और सी के बीच में डिस्टेंस कितना है R/2, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा R/2 का होल स्क्वायर, ये बन गया 1/4πε0, हाँ, Q इंटू Q/2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये जो 4 आएगा ये जाएगा न्यूमरेटर में, 2 से 2 कट गया, तो ये बेसिकली कुछ कैसा दिख रहा है, ये 2 मैंने अगर बाहर निकाला तो 1/4πε0 Q Q बाई आर स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं F, देखो तो ये कितना बन गया 2F। अब एफ बी सी निकालते हैं बेटा। अब इतना सर्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे देखो ये Q है, ये Q/2 है। अब इन दोनों को कंसिडर करोगे, ये Q था यहाँ पे एक चार्ज, एक Q/2 था, यहाँ पे दोनों Q/2 है, मतलब ये वाला चार्ज भी Q का आधा है। तो जैसे मैग्नीट्यूड आधा हुआ, फोर्स भी तो आधा हो जाएगा, तो एफ बी सी क्या हो जाएगा F, क्योंकि 2F था ना, देखो इन दोनों के बीच में अगर 2F है तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना रहेगा F रहेगा, तो Q Q/2 है, ये Q/2 Q/2 है, समझ में नहीं आ रहा, ये Q अगर Q/2 हो गया, Q अगर Q/2 हो गया तो F भी F/2 हो जाएगा, लेकिन हमारा F था यहाँ पे 2F, 2F/2 क्या हो जाएगा F, ठीक है। लेकिन सबका नेचर सेम है, ये इसको इधर रिपेल करेगा तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, तो एफ नेट क्या हो जाएगा एफ ए सी माइनस एफ बी सी, जो के बराबर है 2F माइनस एफ, जो के है F। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F, 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन, जो कि क्वेश्चन में ही देकर है। देखो क्वेश्चन में दी हुई वैल्यू ही लाने के लिए कितना खेल खेलना पड़ा, ठीक है साहब। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम at a distance 1 millimeter is 18 Newton. If a glass plate of thickness 1 mm and dielectric constant 6 is kept between the charges, then the force between them would be, देखो हमने क्या पढ़ा था, F medium is equals to F air by K। तो in air or vacuum, what is the force 18? What is the value of dielectric constant 6? Then this would be 3 Newton. That's it, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, two similar and equal charges repel each other with a force 1.6 Newton when placed 3 meter apart. Strength of the charge is, देखो ये वाला चार्ज अगर Q है तो ये वाला भी Q है, डिस्टेंस है 3 मीटर, जो फोर्स कितना है 1.6 न्यूटन। तो फॉर्मूला क्या बनता है F इक्वल्स K, दोनों चार्जेस सेम है ना, Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो F की वैल्यू है 1.6, K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, वी डोंट नो, Q स्क्वायर, तो R की वैल्यू क्या है 3 मीटर, तो ये 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 9 से 9 कटा, ठीक है। तो अब बचा क्या, ये आ जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में,
या फिर 10⁻⁹ अगर इस साइड भेजोगे तो ये बन जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है, जो कि क्यू स्क्वायर के बराबर। तो क्यू स्क्वायर को क्या हम 16 इंटू 10⁻⁻10 नहीं लिख सकते? बिल्कुल। तो व्हाट इज क्यू? इसी का तो स्क्वायर रूट है ना बेटा, 16 इंटू 10⁻⁻10 का। 16 का स्क्वायर रूट क्या है? 4। 10 का स्क्वायर रूट क्या है? -5। 10⁻⁻10 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? -5। लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, इसीलिए हम इसको अगर 40 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 10⁻⁻6, 40 माइक्रो इज आवर आंसर। अगर इसको और आसानी से सॉल्व करना है, अगर आपको फ्लो अच्छे से समझ में आ रहा है, बिना पेन पेपर के भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? ये जो k है इसकी वैल्यू क्या है? 9 इंटू समथिंग। ये 3 क्या है? r है। r डिनोमिनेटर में r स्क्वायर होता है, ये 9 से 9 कटा, तो बेसिकली 16 है। 16 का वैल्यू q इंटू क्यू के बराबर है, तो 60 q की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 4 या 40 या 400। तो आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा। कुछ ऐसे भी चांसेस होते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे 4 है, ये 4 की जगह मान लो 6 है, तब तो वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं, स्ट्रेट अवे 40 इज आंसर। जब दो वैल्यूज हैं सिमिलर, जैसे कि 40 एंड 4, 400 एंड 40, तब कैलकुलेट करना पड़ेगा, या फिर तब पावर्स के साथ खेल लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। फोर्स, there are two charges of 1 coulomb and 5 coulomb, the ratio of forces between them is, हमने एक पढ़ा क्या था? Q1 चाहे जितना भी हो, Q2 चाहे जितना भी हो, Q1 की तरफ से फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड Q2 की तरफ से जो फोर्स है Q1 पे, दैट इज फोर्स ऑन, ये क्या है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो F12 हमेशा बराबर होता है F21 के, इररेस्पेक्टिव ऑफ द चार्जेस, क्योंकि हम Q1 Q2 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 कूलम हो 5 कूलम हो, तो रेशियो जो फोर्स का होगा F1 इज टू F2 वो हमेशा 1 इज टू 1 ही होगा, दैट इज बी। इट्स नॉट 1 इज टू 5 और 2 इज टू 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन। Dielectric constant of water is 80, the absolute permittivity is, हाँ, कैसे करते थे हम लोग? रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू permittivity in medium divided by permittivity in free space। इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, अगर एब्सोल्यूट परमिटिविटी चाहिए तो इसके साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करना है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर 80, व्हाट इज इट्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी? इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा AR। तो विच इज करेक्ट आंसर? इतना सब नहीं करना है ना, तो मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है तो 80 से डिवाइड हो जाएगा, ऑप्शन डी। इतना झंझट क्यों? Placed two given charges Q1 and Q2, Q1 into Q2 is less than 0। बेटा अगर Q1 into Q2 लेस देन 0 है, मतलब इनका प्रोडक्ट क्या है? नेगेटिव। प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा? ये दोनों पॉजिटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। दोनों नेगेटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तब नेगेटिव आएगा, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तब नेगेटिव आएगा। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो यही दोनों केसेस पॉसिबल हैं, मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, या फिर पहला नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। तो इनके बीच में हमेशा कौन सा फोर्स रहेगा? दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा रहेगा? अट्रैक्टिव। इसके साथ साथ और एक चीज याद रख लो, अगर Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, तब फोर्स हमेशा कौन सा रहेगा? रिपल्सिव। क्या? क्योंकि दोनों पॉजिटिव रहेंगे या फिर दोनों नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, द लिमिटेशन ऑफ कुलुम्स लॉ इज दैट, कुलुम्स लॉ का लिमिटेशन क्या है? ये पॉइंट चार्जेस के लिए ही काम करता है, ये चार्जेस एट रेस्ट के लिए ही काम करता है, मतलब दोनों के लिए काम करे, तो व्हाट इज आंसर? सी। हाँ,
when the distance between two charge particle is halved, the force between them is, हाँ देखो, नॉर्मली ये केस है Q1 Q2 R, ठीक। F इज इक्वल्स टू के ही लिख लो, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है सब। अगर इसी का मैं एक रेप्लिकेट बना लूं, डुप्लीकेट, हाँ। अब डिस्टेंस को किया हमने आधा, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल इज halved, तो डिस्टेंस कितना किया हमने, आधा कर दिया। तब ये जो R होगा, ये R क्या होगा, R/2 होगा। तो अब ये जो नया फोर्स आएगा ना बेटा, F2 जिसको मान लो या F डैश जिसको मान लो, ये क्या होगा, K Q1 Q2 बटे R/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, तो यहीं पे रहेगा, डिनोमिनेटर का 2 स्क्वायर जाएगा न्यूमरेटर पे। तो ये जो पूरी वैल्यू थी ये F के बराबर थी, 4 इंटू F हो गया। तो ये तो हो गया मैथमेटिकल सोल्यूशन। अब इसको जल्दी से फटाफट कैसे करते हैं देखो, तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 था, मतलब F बढ़ेगा कब, जब Q1 बढ़ेगा या Q2 बढ़ेगा। इसका मतलब क्या, चार्ज मल्टीप्लाई होगा तो फोर्स भी मल्टीप्लाई होगा, चार्ज डिवाइड होगा तो फोर्स भी डिवाइड होगा, ठीक है बेटा। और एक हमने पढ़ा था, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, मतलब क्या, R बढ़ेगा फोर्स घटेगा, मतलब R मल्टीप्लाई होगा तो फोर्स डिवाइड होगा, या फिर R डिवाइड होगा तो फोर्स मल्टीप्लाई होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हमने यहां पे क्या कर दिया, चार्ज को आधा कर दिया, चार्ज को, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज हार्ट, मतलब R को हमने कर दिया R/2। तो R अगर डिवाइड कर दिया 2 से, तो फोर्स को मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है। लेकिन 2 से नहीं, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर से करना है। व्हाट इज 2 स्क्वायर, 4, डन। जैसे कि मान लो हाफ की जगह बोल दिया 1/3, अब फोर्स क्या होगा, तो R जो था बेटा R/3 हो गया, मतलब 3 से डिवाइड तो F 3 से मल्टीप्लाई, 3 से नहीं 3 के स्क्वायर से, तो आंसर इज 9F। देखो कितना सिंपल है। So from here onwards, तो we'll do it in the next video। तो ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चंस हो गए, तो और ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन बाकी हैं कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। तो we'll do it in the next video। Till then keep learning, keep exploring, have a great day ahead, all the very best for your future। तो वीडियो अच्छा लगा तो kindly share with your friends। If you have any doubt in any of the question or any of the concepts, do let us know in the comment section, ठीक है। If you want the printed notes of it, so you can contact us on WhatsApp or Telegram on this number। Take care. Have a great day ahead. All the very best for your future. Allah Hafiz.